पहलगाम जैसे एरिया में इस तरह का सर्जिकल अटैक रैंडमली नहीं होता। कि बॉर्डर के उस पार उस साइड ऐसी मिलिट्री के लीडर्स है, ऐसे मंशा रखते हैं कि जाके सिविलियंस को मारो या ऐसे ऑर्डर देते हैं, ये बिलीव करना मुश्किल है। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? या वो मुंबई अटैक्स हो, या पुलवामा अटैक हो, या सुंजुआन अटैक हो, या फिर जो मेरी टीम ने एक एक्सफोलिएट किया था पुंछ में अल्लाह पीर अटैक, ये सब दिखाते हैं कि सिविलियंस ही टारगेटेड। पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट से और डेप्ट क्राइसिस से जूझ रही हो, लेकिन उनकी मिलिट्री अब भी काफ़ी फंक्शनल है। उससे क्या हम पाकिस्तान जाने वाला सारा पानी रोक लेंगे? सबसे ज़रूरी क्या है, देश के अंदर का यूनिटी पैदा करना। जब तक हम ये सोचेंगे कि कश्मीर हमारा है, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमको ये भी सोचना पड़ेगा सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। विद इन 1 मिनट वी यूज टू हैव आवर ओन कंप्लीट लंच। वो पनिशमेंट ऐसी होती थी कि दिन में 1 बजे जहाँ चेन्नई का टेम्परेचर 40 डिग्री होता था, वहाँ पर हम लोगों को ड्रिल करना पड़ता था। उसमें ऐसा लगता था कि हमारे जूते के अंदर किसी ने गर्मा गर्म कोयले रख दिए हैं। बिकॉज एवरी डे ट्रेनिंग दैट टाइम यूज टू कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज़ पर डे। आपको डर लगा था जब आपका पोस्टिंग हुआ था कश्मीर में? कश्मीर में था तो कम से कम 25-30 दिन तो मैं कब्रिस्तान में सोया हूँ। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক আমাৰ পডকাষ্টৰ আৰু এটা নতুন এপিছডলৈ। আজি আমাৰ লগত আছে মেজৰ আলটমাছ। তেখেতে 2012 চনত ভাৰতীয় সেনাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ৰেজিমেণ্টত কৰ্মভাৰ লাভ কৰিছিল। তেখেত ভাৰতৰ পশ্চিম সীমান্তৰ লগতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰতো তেখেতে নিজৰ সেৱা প্ৰদান কৰিছে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাউণ্টাৰ টেৰৰিজম আৰু ক্ৰছ বৰ্ডাৰ অপাৰেশ্যনতো তেখেত ভাগ লৈছিল। বৰ্তমান তেখেতে সেনাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ ACP হিচাপে কৰ্মভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। আজি তেখেত আমাৰ লগত আছে। আজি আমি তেখেতৰ লগত পেহেলগাম এটেকৰ লগতে তেখেতে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত কেনেকুৱা কি হৈছিল, ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডত সময়ছোৱাৰ কথা, আৰু লগতে তেখেতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত সেৱা আগবঢ়াই থকাতে এটা অপাৰেশ্যনত ভাগ লৈছিল, সেই অপাৰেশ্যনটোৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা পাতিছোঁ। বিশেষকৈ পেহেলগাম এটেকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বিভিন্ন কথা পাতিছোঁ পেহেলগাম এটেকৰ লগত জড়িত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই পডকাষ্টটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি আমাৰ এই পডকাষ্টটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া আমি উৎসাহ পাওঁ এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' আৰু বনাই থাকিবলৈ বা নলেজেবল ভিডিঅ' বনাই থাকিবলৈ। এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। तो सर, पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच भावजीत, अपने बी वाइब्स में मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये इस चैनल पे ये पहला हिंदी पॉडकास्ट है। हम तो पहले आसामीज में ही रिकॉर्ड करते थे, ये पहला हिंदी पॉडकास्ट होगा। थैंक यू सो मच मेरे लिए ये करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। ये मेरा हिंदी थोड़ा सा इधर उधर निकल मैनेज करेंगे। तो हम पहले जो पहलगाम में अटैक चल रहा है उससे स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट। फिर आपके ट्रेनिंग के बारे में या आपने जो ऑपरेशन किया था आपके आर्मी टाइम में, उसके ऐसे करके जाएंगे। ठीक है। तो मेरा ये जो पहलगाम का अटैक है उससे लेके पहला सवाल ये है कि आप एक एक्स मिलिट्री आर्मी रह चुके हैं, तो ये जो पहलगाम का अटैक है उस अटैक को मिलिट्री किस नज़रिए से देख रही है या आर्मी किस नज़रिए से देख रही है? क्योंकि वहाँ का जो जगह का जो माहौल है वो माहौल वहाँ के लोकल लोग और वहाँ के आर्मी जानती है। तो वहाँ पे भी आपकी पोस्टिंग हुई थी, तो आपको क्या लगता है जो ये अटैक है इसके बारे में? देखिए, इंडियन आर्मी इस इंसिडेंट को एक टैक्टिकल टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि एक लार्जर हाइब्रिड वॉरफेयर के एपिसोड को मानती है। ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने का, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब अमरनाथ यात्रा आने वाली है, टूरिज़्म पीक पर है और फरवरी मार्च का मंथ है। आपको पता है कि अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है और इसमें जो कश्मीर की सीनिक ब्यूटी जो होती है वो पीक पर होती है। साउथ कश्मीर में पिछले कुछ साल में मिलिटेंसी काफ़ी कंट्रोल में आई थी, लेकिन ये अटैक उस डोरमेंट फायर को फिर से जगाने की कोशिश थी। आर्मी इसे एक लेयर्ड चैलेंज के रूप में मानती है, जहां एक तरफ कॉम्बैट रेडीनेस होनी चाहिए और दूसरी तरफ लोगों का ट्रस्ट भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है।
अगर ओवरग्राउंड वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट दिखे तो अप्रोच और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि जो होस्टाइल हैं उनको आइसोलेट करना पड़ेगा और जो न्यूट्रल हैं उनको कॉन्फिडेंस में जीतना पड़ेगा। मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन और जो परसेप्शन बैटल भी है वो भी साथ साथ चल रहा है, इसलिए मिलिट्री को रियल टाइम एंगेजमेंट और नरेटिव बिल्डिंग पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। हमारा दूसरा सवाल, ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक में पाकिस्तानी आर्मी का हाथ हो सकता है या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है क्या? देखिए, अभी जो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक टूल बनाया हुआ है। ISI का कनेक्शन जैश और लश्कर तैयबा जैसे ग्रुप्स के साथ कोई छुपी हुई बात नहीं है। पहलगाम जैसे एरिया में इस तरह का सर्जिकल अटैक रैंडमली नहीं होता। ये प्रॉपर ट्रेनिंग, इनके लॉजिस्टिक सपोर्ट और टाइमिंग के साथ प्लान हुआ होगा। LOC के पास लॉन्च पैड अब भी एक्टिव हैं और इन्फिल्ट्रेशन मोस्टली पाकिस्तानी कवरिंग फायर के अंडर ही होती है। ऐसे अटैक अक्सर पॉलिटिकल या इंटरनेशनल इवेंट के आसपास प्लान होते हैं ताकि इंडिया की इमेज को डैमेज किया जा सके और लोकल जो अनरेस्ट होता है उसको क्रिएट किया जा सके। पाकिस्तान का हमेशा डिनायल रहेगा कि इस तरह का हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कैप्चर्ड इक्विपमेंट्स हैं और जो कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स हैं, इनसे हम ग्राउंड रियलिटी हमको पता चल ही जाती है कि इसमें किसका हाथ है। ये बिलीव करना मुश्किल है कि बॉर्डर के उस पार, उस साइड ऐसी मिलिट्री के लीडर्स है जो ऐसे मंशा रखते हैं कि जाके सिविलियंस को मारो या ऐसे ऑर्डर देते हैं। ये बिलीव करना मुश्किल है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये मोरली एक अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन आपका डाउट बिल्कुल जेन्युइन है। एक प्रोफेशनल मिलिट्री सिविलियन टारगेट्स को अवॉइड करती है, जैसे इंडियन आर्मी, वो कभी सिविलियंस को हार्म नहीं करती। लेकिन जो हमारी एडवर्सरी है, स्पेशली ISI ने टेररिज्म को स्ट्रेटेजिक वेपन बना दिया है। उनका डॉक्ट्रिन ट्रेडिशनल एथिक्स से काफ़ी अलग है। वहाँ के टेरर ग्रुप्स को इनडायरेक्ट अप्रूवल मिलता है, चाहे वो आर्म्स हो या ट्रेनिंग हो या आइडियोलॉजी हो। सिविलियन कैजुअलिटीज़ उनके लिए कोलैटरल नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल है। ये नैरेटिव कंट्रोल, फियर स्प्रेड करना और स्टेट को वीक दिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। या वो मुंबई अटैक्स हो, या पुलवामा अटैक हो, या सुंजुआन अटैक हो, या फिर जो मेरी टीम ने एक एक्सफोलिएट किया था पुंछ में, अल्लाह पीर अटैक, ये सब दिखाते हैं कि सिविलियंस ही टारगेटेड थे। डायरेक्ट ऑर्डर हो या नहीं, लेकिन टेररिज्म इकोसिस्टम का डिज़ाइन ही ऐसा होता है कि सिविलियन ऑटोमेटिकली डेंजर जोन में आ जाते हैं। सर, क्या जो पाकिस्तानी मिलिट्री है वो कैपेबल है, या जिस तरह की उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो जो उसकी जो मिलिट्री है वो उसको पे भी कर रहे हैं, या वो जंग के लिए कैपेबल है? क्या आप बोलेंगे आप उसके बारे में? देखिए, ये पैराडॉक्स समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भले ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बेल आउट से और डेप्ट क्राइसिस से जूझ रही हो, लेकिन उनकी मिलिट्री अब भी काफ़ी फंक्शनल है। क्यों? क्योंकि वहाँ मिलिट्री सिर्फ एक सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, एक पूरा इकोनॉमिक एम्पायर भी है। फौजी फाउंडेशन, अस्करी ग्रुप और जो रियल एस्टेट नेटवर्क्स हैं, इन सब का उनके इंटरनल फंडिंग में हाथ रहता है। साथ ही उनके अदर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जो उनको डिफेंस रिलेटेड असिस्टेंस भी दे रहे हैं। तो हाइब्रिड वारफेयर उनकी स्पेशलिटी है, जिसमें कम रिसोर्स में ज़्यादा डिसरप्शन क्रिएट किया जाता है। वो 3-4 इन्फिल्ट्रेटर भेजते हैं, ड्रोन से एक्सप्लोसिव ड्रॉप करवा देते हैं। ये लो कॉस्ट टैक्टिक्स है, लेकिन इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा हाई इम्पैक्ट देता है। सो यस, पाकिस्तान की मिलिट्री ये भी रीजनली कैपेबल है, और स्पेशली एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इन्होंने एक्सपर्टीज़ पा रखी है, और हमें अपने एडवर्सरी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये जो इंडियन आर्मी है या भारतीय जो फौजी है, उसका उनके पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ को लेके भाई, इस चीज़ पे? फौजियों के लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये एक पर्सनल मिशन बन जाता है, स्पेशली जब उसके साथी शहीद होते हैं। पर वो अपने इमोशन को डिसिप्लिन के साथ बैलेंस करना जानता है, इम्पल्सिव रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि हर रिएक्शन देश के इमेज और लॉन्ग टर्म मिशन पे इम्पैक्ट करता है। उनका कॉन्फिडेंस उनकी ट्रेनिंग में होता है और भारत के लोगों के भरोसे में।
ये समझना ज़रूरी है कि वो हर दिन अनप्रेडिक्टेबल थ्रेट का सामना करते हैं, चाहे वो जंगल में जाएं, हिल्स पर रहें, माउंटेन्स पे जाएं, डेजर्ट में हो, सिविलियर एरियाज में हो, ये सब उसमें एम्बेडेड डेंजर्स हैं, फिर भी वो हर मिशन के लिए रेडी रहते हैं। फौजियों की बॉडी लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, गिरे हैं तो क्या हुआ, वापस उठेंगे और ज़्यादा तैयारी के साथ जवाब देंगे। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ आवर आर्म फोर्सेस। टेररिज्म कश्मीर में बहुत पहले से चल रहा है, बहुत पहले से, जब से पाकिस्तान डिवाइड हुआ है तब से। एज ए फौजी व एक्स आर्मी मैन, आपको क्या लगता है कि इस टेररिज्म के रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाना चाहिए व क्या करना चाहिए? मैं भी कश्मीर में रहा हूँ और ये सिर्फ एक सिक्योरिटी ऑपरेशन का सवाल नहीं है, ये एक सोशियो साइकोलॉजिकल चैलेंज है। जब तक हम कश्मीरी यूथ के फ्यूचर का विज़न नहीं देंगे तब तक टेररिज्म एक ऑप्शन बना ही रहेगा। हमें स्कूल, स्पोर्ट्स, स्किलिंग सेंटर, ये सब क्या है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स का पार्ट है। साथ ही इंटेलिजेंस गैदरिंग और लोकल पार्टिसिपेशन से ही हम रियल टाइम अलर्ट गैदर कर सकते हैं। जब युद्ध खुद प्रोटेक्टर बन जाए तब चेंज सस्टेनेबल होता है। क्रॉस बॉर्डर टेरर का टफ रिस्पॉन्स ज़रूरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन से ही होगा। हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सोशल हार्मनी और शेयर्ड प्रोग्रेस ये बताता है कि हम अलग नहीं हैं, एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से हम इसको जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल हुआ है अभी मोदी जी ने किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। उससे क्या हम पाकिस्तान जाने वाला सारा पानी रोक लेंगे, या कोई लोग बोल रहे हैं कि सारा पानी रोकने के लिए हमें डैम बनाना पड़ेगा जिसमें 20 साल का टाइम लगेगा, उसके बारे में बताइए। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी था इसका कैंसिलेशन और जो वाटर शेयरिंग इशू है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव टॉपिक रहा है। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया, जिसमें इंडस रिवर की 3 नदियाँ पाकिस्तान को गई, जो ब्यास, रावी और सतलज थी, और 3 नदियाँ इंडिया के पास रही, जो झेलम, चेनाब और इंदस है। इसमें जानने वाली एक और भी बात है, जो इंडस वाटर ट्रीटी का 80% पानी है वो पाकिस्तानी ज़मीन में जाता है, और जो सिर्फ 20% पानी है वो इंडिया की नदियों में बहता है। ट्रीटी कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि हम अगले दिन से पूरे पानी को रोक सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में टाइम और ह्यूज मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, और लीगली भी पूरा ब्लॉकेड इंटरनेशनली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इंडिया के पास राइट्स है अपने शेयर का पानी यूज़ करने का, जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्टोरेज डैम्स बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इम्प्लीमेंट होने में 10 से 20 साल लग सकते हैं, ये इतना आसान नहीं है। और इंडिया का स्टैंस अब तक यही रहा है कि ट्रीटी के प्रोविज़न का मैक्सिमम यूज़ किया जाए बिना ओपन कन्फ्लिक्ट के। वाटर वार किसी के हक में नहीं है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट कैलकुलेटेड एक्शन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ध्यान दे रही है। व्हाट इज़ शिमला एग्रीमेंट, जो अभी पाकिस्तान ने भारत के काउंटर अटैक में जो कैंसिल किया है, उसके बारे में बताइए। ये पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजिक मूव है, और जो शिमला एग्रीमेंट है एक्चुअली 1972 में एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी। वॉर के बाद जो 1972 में जो वॉर लगी उसको रिस्टोर करने के लिए, उसमें पीस जो रिस्टोर करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया था कि सारी डिस्प्यूट्स बाईलैटरल टॉक के थ्रू सॉल्व होगी, जिसमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के नुमाइंदे रहेंगे। LOC को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो उस वक्त बनाया गया था, और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को अवॉइड करना इसका कोर था। लेकिन आज पाकिस्तान अगर इसे रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब है उस कमिटमेंट से पीछे हट रहा है। ये इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो सकती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, लेकिन रिजल्ट एक डेंजरस प्रेसिडेंट क्रिएट करता है। और अगर बायलैटरल पाथ क्लोज होता है तो फिर ग्लोबल फोरम पे एस्केलेशन बढ़ता है। इसमें चारों तरफ से सभी कंट्रीज़ भी पार्टिसिपेट करने लगेंगी और उनका भी दखल हो जाएगा, जहां सॉल्यूशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इंडिया की पॉलिसी है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर ऑनेस्ट डायलॉग हो, ये हमेशा से रही है।
और एग्रीमेंट कैंसिल करने से वो ट्रस्ट डेफिसिट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये सब का रूट कॉस्ट क्या है और इसे हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो अगर हम रूट कॉज की बात करें तो ये बहुत डीप है। पार्टीशन का वुंड, कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड स्टेटस और क्रॉस बॉर्डर इंटरफेरेंस। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री डोमिनेंस ने इस इशू को आज तक वॉलेटाइल बना रखा है। टेररिज्म सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का रिजल्ट है। जब तक रेडिकलाइजेशन, इकोनॉमिक डिप्रीवेशन और पॉलिटिकल मिसयूज होता रहेगा तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन हम सिर्फ डिप्लोमेसी, मिलिट्री के डिटरेंस और यूथ के इंगेजमेंट और आइडियोलॉजिकल पुशबैक से ही कर सकते हैं। यूथ इंगेजमेंट कैसे? जैसे हमने उनको एजुकेशन दिया, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनके लिए रास्ते निकाले, उनका एक फ्यूचर विज़न बनाया, उससे हम इसको कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? देश के अंदर का यूनिटी पैदा करना। जब तक हम ये सोचेंगे कि कश्मीर हमारा है तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमको ये भी सोचना पड़ेगा सिर्फ कश्मीर नहीं, कश्मीरी भी हमारे हैं। हिंदू मुस्लिम, नॉर्थ साउथ, अर्बन रूरल, जब तक हम ये सब भारत के नाम पर एक साथ हैं तब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमें नहीं हरा सकती है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ही हमारे भारत की खूबसूरती है, जिसे हमें संजोकर हमेशा रखना है। देश में कुछ जगह एक्स आर्मी मैन पर सिविलियन या पुलिस द्वारा अटैक किया गया है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे, या उसके बारे में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? ये एक संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब किसी जवान या रिटायर्ड सोल्जर के साथ अपने ही देश में दुर्व्यवहार होता है, वो उनके लिए सिर्फ एक पर्सनल इंसल्ट नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल सेटबैक भी होता है। उन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया, अपनी जवानी, अपनी फैमिली, बहुत बार अपनी जान भी। और जब समाज का कुछ हिस्सा उनका अपमान करता है तो नेचुरली सारे फौजियों को एक ठेस पहुंचती है। लेकिन इंडियन सोल्जर्स का जुनून और कमिटमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर तकलीफ से सह करके अपनी ड्यूटी निभाता रहता है। इसमें सरकार को मैं यही बोलूँगा कि इसमें सरकार को ये चाहिए कि वो आर्मी पर्सनल और एक्स सर्विसमैन को लीगल प्रोटेक्शन दे, जिसमें आर्म फोर्सेस पर्सनल पर अटैक को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए। वेटरन्स का रिस्पेक्ट के लिए पब्लिक अवेयरनेस और एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए वेलफेयर प्रोग्राम को बढ़ावा मिले। मास कैंपेन कराएं, जैसे समाज को एजुकेट किया जाए कि फ़ौज सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, हर क्राइसिस में उनके सेवियर होती है। कुछ स्विफ्ट एक्शन लें, जैसे जब ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट का रिस्पांस और भी फास्ट और विजिबल नज़र आए, जिससे जो अपने फ़ौजी हैं उनको एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। और ये बात हमको जानने की बहुत ज़रूरी है कि सैनिक सीमा पर जागता है तभी आम नागरिक सुकून से सो सकता है। तो इसको हम लोगों को ध्यान में बहुत ज़रूरी है रखना, और हर एक जो हमारे देशवासी हैं उनको सोल्जर की रिस्पेक्ट हमेशा करनी चाहिए। अभी हम पहलगाम अटैक के बाद आपके जो ट्रेनिंग पीरियड है या आपके ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। आपके ट्रेनिंग पीरियड से शुरू करते हैं, कैसे ट्रेनिंग हुआ, क्या हुआ? ओके, तो सबसे पहले मैं कॉलेज में था और उस वक्त यूईएस कमीशन होता था, यूईएस एंट्री, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। तो मैं लकी था। एंट्री कैसे होता था वहाँ पे? वहाँ पर पहले कैंपस सिलेक्शन होता था। कैंपस सिलेक्शन में हमारा 3 राउंड इंटरव्यू होता था, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और उसमें से सिलेक्टेड्स ओनली 2 to 3 सेलेक्ट होते थे। वैसे 2-3 मिला करके 200 एसएसबी के लिए जाते थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बेंगलोर था और मैं 2010 में गया था वहाँ पर। वैसे 200 में सिर्फ हम 3 सेलेक्ट हुए थे आफ्टर मेडिकल, और वैसे 3 हमारे मतलब वो जो ग्रुप था, वैसे 3 टोटल 700 हमारा एक सबसे बड़ा बैच था, जो कि ओटीए चेन्नई में रिपोर्ट किया 2011 में। मैं प्री फाइनल ईयर बैच का था,
तो जो हमारा SSB था, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो 5 दिन का चला। पहले में एक इंटरिम छोटा सा एग्ज़ाम होता है, उसमें जो 700 बच्चों में मुश्किल से 100 बच्चे बचते हैं, और वो 100 जो अपने रहते हैं उनका फिर लगातार एग्ज़ाम होता है, अलग अलग पैरामीटर्स पे उनको चेक किया जाता है, और उसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन होता है, जिसमें हम लोग फिर OTA चेन्नई जाते हैं एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। वहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग होती है, 11 महीने की, और उस एक साल की ट्रेनिंग के बाद हमको अपना रेजिमेंट ऑब्लिक यूनिट को हमको अलॉट होता है, जिसमें हम फिर रिपोर्ट करते हैं। ये जो 11 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड, उसको बताइए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप। ये 11 मंथ की ट्रेनिंग बहुत ही टफ होती है, और OTA चेन्नई की ट्रेनिंग इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड, जिसमें किस तरह की ट्रेनिंग कर पाते हैं? इसमें हर तरीके की ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, इसमें आपको मिलिट्री टैक्टिक्स सिखाई जाती है, इसमें सर्वाइवल सिखाया जाता है। तो इस तरीके की सभी ट्रेनिंग उस टाइम में दी जाती है। ये जो टाइम पीरियड 11 मंथ्स में आपको बता रहा हूँ, तो ये 24 आवर्स का रहता है। मतलब यू डोंट गेट लाइक ब्रेक इन बिटवीन, यू गेट अ ब्रेक लाइक 3 days, और एक 6 मंथ्स जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक छोटा सा और ब्रेक होता है 7 days का। इसके अलावा आपकी ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है, और यू डोंट गेट अ ब्रेक, और आपको आउट ऑफ अ बॉय यू बिकम अ मैन इन दैट 11 months ऑफ ट्रेनिंग। बाका मैंने जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डेली रूटीन कैसा होता है? इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो। डेली रूटीन ऐसा होता है कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और उस वक्त से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। 5 बजे से PT होता है, रनिंग होता है, उसके बाद फिर कितना किलोमीटर रनिंग कर पाते हैं? रनिंग डिपेंड करता है। स्टार्टिंग से पहले 1800 मीटर से स्टार्ट करते हैं, फिर वो 10 किलोमीटर्स होता है, फिर हमारे बीच बीच में लाइक मैराथन रन होता है, 60 किलोमीटर्स तक होता है। तो इस तरीके से ट्रेनिंग चलती जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पर अभी पहुँचे हो, बट रेगुलर में 5 किलोमीटर्स एवरी डे इट्स मैंडेटरी। और उसके बाद ट्रेनिंग जब हम करके आते हैं तो हमको 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, जिसमें हम अपने बैरक्स में वापस जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तैयार होते हैं, और अपनी क्लास के लिए जाते हैं। क्लास में हमको हर तरीके की टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, जितने भी डिफेंस के अपने इक्विपमेंट्स हैं और हमारी यूनिट्स हैं, इन सब के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पूरा क्लासरूम टाइप का होता है प्रॉपर। हमारा हाईटेक क्लासरूम है उसमें, जिसमें हमको हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई जाती है, और स्ट्रेटजी समझाई जाती है। हम अपने ट्रूप्स को कैसे मैनेज करेंगे वो सब बताया जाता है। यूनिट्स में जाने के बाद हमारी क्या तरतीब होगी वो बताया जाता है। तो उसमें हमको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्लीट। फिर हमको 1 बजे वहाँ पे ब्रेक हो जाता है। 1 बजे के बाद यू गेट 50 मिनट्स ऑफ लंच ब्रेक, और उसके बाद अगर आपका पनिशमेंट कुछ बाकी है तो दैट यू डू फ्रॉम 1 to 3, और 3 बजे से फिर से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसमें ड्रिल्स होते हैं, और रनिंग होता है, स्विमिंग होता है, हॉर्स राइडिंग होता है, पेंटिंग और हॉबीज़, रिक्रिएशन, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट टाइम। पेंटिंग क्यों सिखा रहे? जस्ट टू रिलैक्स योर सेल्फ। सिंगिंग ये सब भी है, मतलब बट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, बट यू गेट दैट टाइम सो दैट यू कैन रिक्रिएट योर सेल्फ, जो भी आपके अंदर की है। आई टोल्ड यू, हम एक बॉय की तरह जाते हैं, एक लड़के की तरह जाते हैं, और एक आदमी की तरह बन के बाहर आते हैं जब हम अंतिम पग को क्रॉस करते हैं। बिकॉज यू गेट ऑल द टाइम फॉर योर सेल्फ, यू डोंट हैव अ मोबाइल, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू कैन नॉट कम्युनिकेट आउटसाइड, you get limited time to communicate with your parents or your colleagues or your family or your friends. लंच में या खाने में क्या देते हैं? लंच तो बहुत ही लैविश होता है, लेकिन खाने का टाइम नहीं होता बिकॉज आपको ऐसे तैयार किया जाता है कि अगर आपके सामने बहुत अच्छा खाना भी पड़ा हुआ है और देश को आपकी ज़रूरत है अभी, मतलब आपके सामने कोई ऑपरेशन है, तो ये नहीं कि आप बैठ करके खाना खा रहे हैं, यू शुड बी रेडी टू मूव।
तो हमारी तो ऐसी आदत हो चुकी थी ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम कि विद इन 1 मिनट वी यूज टू हैव आवर ओन कंप्लीट लंच। तो ऐसी आदत भी हमारी हो गई थी। पनिशमेंट किस टाइप का देते थे? अगर कोई उठने में लेट कर जाए या दौड़ पे नहीं गया तो? उठने में लेट का तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब वो तो होना ही होना है 100%। पनिशमेंट इसलिए मिलती थी कि आप कोई काम कर रहे हो और वो तरतीब से काम नहीं हुआ है, इसलिए पनिशमेंट मिलती थी, सो दैट यू गेट योरसेल्फ लाइक आप डिसिप्लिन्ड हो जाओ। इसलिए इस तरीके की ट्रेनिंग होती थी। कुछ भी थोड़ी सी भी गलती, अगर आपके उस्ताद जो हमारे एनसीओ ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती पकड़ ली तो दे विल नॉट स्पेयर यू, वो आपको पनिशमेंट देंगे। और वो पनिशमेंट ऐसी होती थी कि दिन में 1 बजे, जहाँ चेन्नई का टेम्परेचर 40 डिग्री होता था, वहाँ पर हम लोगों को ड्रिल करना पड़ता था। उसमें ऐसा लगता था कि हमारे जूते के अंदर किसी ने गर्मा गर्म कोयले रख दिए हैं। तो ऐसा फील होता था। और सैंड बैग पहन के दौड़ना, और ये दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन फॉर मेकिंग अस टफ, फॉर मेकिंग अस रफ, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सोने का टाइम कितना मिलता था आप लोगों को? 1-2 घंटे, 3 घंटे मैक्स। 1-2 घंटे में कैसा, या हेल्यूजन हो जाता था या कैसा लगता था? आदत पड़ चुकी थी। पहले दिन कैसा लगा? दूसरे दिन? पहले दिन तो बहुत मुश्किल हुआ। मतलब पहला मंथ बहुत मुश्किल था समझ में आना कि हो क्या रहा है, बिकॉज सोचने का मौका नहीं मिलता वहाँ पर। और जिनके मन में क्वेश्चन होता है ये क्यों हो रहा है, तो 1 महीने में वो सोचने वाला कीड़ा मर जाता है और आप बिल्कुल फॉलो करने लगते हो। जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है आप उसको रिलीजियसली फॉलो करना शुरू कर देते हो। आपके बैच में टोटल कितने लड़के होते हैं जो एक बैच? हमारा बैच, मैं शॉर्ट सर्विस 94 बैच का हूँ, SS 94। तो हमारा उस वक्त का सबसे बड़ा बैच था, जिसमें अराउंड 120 गर्ल्स कैडेट भी थी, और हमारा अराउंड 700 का बैच था। जो स्पेशल फोर्सेस है, हाँ। बाहर से स्पेशल फोर्सेस को सिलेक्ट करते हैं या उसका कैसा होता है? स्पेशल फोर्सेस का सिलेक्शन आपके यूनिट में जाने के बाद होता है। अच्छा। उसमें कुछ ही कैडेट्स होते हैं जो पहले से, जो बिल्कुल टॉप 3 टॉप 5 में होते हैं, जो अपने से सेलेक्ट करते हैं कि मुझे स्पेशल फोर्सेस में जाना है। तो वहीं से उनका सिलेक्शन होता है 4-5 का। लेकिन आप बाद में भी, आप यूनिट में जाने के बाद, जब आपका यूनिट अलॉट हो जाता है, वहाँ जाने के बाद भी आप स्पेशल फोर्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में थे तब ऐसा हुआ है कि कोई बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ के चला गया? बहुत सारे गए। अराउंड हमारे बैच में अराउंड 10% लोग पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, और उन्होंने उसका फीस भी भर के गए। बिकॉज एवरी डे ट्रेनिंग दैट टाइम यूज टू कॉस्ट अराउंड 7,000 रुपीज़ पर डे पर कैडेट। अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो ट्रेनिंग पीरियड के पहले आपका माइंड कैसा था, और ट्रेनिंग पीरियड के पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद आपका माइंड कैसा हुआ, आपका बिहेवियर कैसा हुआ, आप क्या बोलेंगे? ट्रेनिंग पीरियड के पहले हम बिंदास थे, जो मन करता था वो करते थे, और किसी से कोई ऑर्डर नहीं लेना, कुछ नहीं, अपने हिसाब से जीते थे। लेकिन ट्रेनिंग के बाद हम बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए। हमारे में एक सोचने समझने की काबिलियत हो गई, किसी चीज़ को एनालाइज करने की काबिलियत हो गई कि ये सही है या नहीं है। एक बहुत छोटे उम्र में हमारे में मैच्योरिटी आ गई। ट्रेनिंग का ये असर पड़ा, किससे कैसे बात करनी है, क्या एटिकेट्स होने चाहिए, ये सब हमको फौज ने सिखाया। कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको अपने कलीग से बात करनी है, अपने एल्डर्स का कैसे रिस्पेक्ट करना है, अपने एडवर्सरी को कैसे देखना है, उनको कैसे हैंडल करना है, ये सब चीज़ फौज ने हमको सिखाई। ये जो डिसिप्लिन है, टाइम पर सब काम टाइम पर करना, उस डिसिप्लिन ने आपको लाइफ में कुछ दिया है? डिसिप्लिन ने ही सब कुछ दिया है आज तक लाइफ में। सो सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है कि आप हर चीज़ टाइमली करें। अगर आपको किसी चीज़ का टाइम दिया गया है तो आप उसको टाइम से करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको इन्फॉर्म करें कि हाँ ठीक है, मैं इस टाइम पे नहीं आ पाऊँगा या ऐसा नहीं कर पाऊँगा। तो ये डिसिप्लिन आप में इनकलकेट की जाती है जब आप ट्रेनिंग के टाइम में रहते हैं। इवन जब आप इनिशियली यूनिट में रहते हैं तो फर्स्ट 2-3 ईयर्स टिल द टाइम यू आर लेफ्टिनेंट और अ यंग कैप्टन, आपको ये सब चीज़
यूनिट तरतीब में और ट्रेनिंग के टाइम आपको सिखाई जाती है, जिससे आप अपने लाइफ में आगे सक्सेसफुल रहें। मेज़र कैसे बनते हैं? सपोज आप एक फौजी थे, उसके बाद सबसे पहले जो आप हाईएस्ट रैंक जो आर्मी में एक्वायर कर सकते हैं, रैंक किसके बेसिस पर रैंक सिलेक्ट किया जाता है? तो सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम एसएसबी होता है, एसएसबी आप अगर पास कर जाते हैं, एसएसबी अगर आप में सिलेक्शन हो जाता है आपका, तो उसके बाद आपको 11 मंथ की मैंडेटरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। और उससे पहले आपको एक मेडिकल का भी जो टेस्ट होता है वो भी क्रॉस करना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? मेडिकल में आपको फ्रॉम हेड टू टो सब चीज़ वो चेक करते हैं। आपको बीपी तो नहीं है, आपका फ्रेम जो है, आपका स्ट्रक्चर वो सही है कि नहीं है, एवरीथिंग दे चेक, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ते। आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई आपको लाइक हेरिडिटरी डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ और इस तरह का कुछ तो नहीं है, ये सब कुछ चेक होता है। आपकी विज़न सही है कि नहीं, आपकी हियरिंग सही है कि नहीं, आपका जितने भी सेंसर्स हैं, सेंस ऑर्गन, आर दे वर्किंग परफेक्टली और नॉट, तो ये सब चीज़ चेक किया जाता है उसमें। और उसके बाद ही आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग करने के बाद आप जो हाईएस्ट एक पोजीशन एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर आप अटेन कर सकते हैं, वो है लेफ्टिनेंट। पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, बट उसको अब अबॉलिश कर दिया गया है, अब लेफ्टिनेंट है। लेफ्टिनेंट आप 2 साल रहते हैं, अगर कोई टेक्निकल ऑफिसर है तो वो 1 साल रहता है। उसके बाद उसको कैप्टन प्रमोट किया जाता है। कैप्टन के बाद आप मेजर बनते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर्स आप कैप्टन रहते हैं, लेफ्टिनेंट और कैप्टन, और 5 ईयर्स के बाद मेजर होते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई टेक्निकल है या मेडिकल ग्राउंड से आ रहा है तो इसमें वेरिएशन होता है। मतलब जो मेडिकल ग्राउंड से उनको बहुत जल्दी मेजर बना दिया जाता है, जो टेक्निकल ग्राउंड से उनको 1 साल की सीनियरिटी दी जाती है। इस तरीके से चलता है। इंडिया का जो मिलिट्री है उसमें जो ये स्पेशल फोर्सेस या थोड़ा आर्मी हो गया, या आपका ये जो बॉर्डर पर रहते हैं उनको बॉर्डर पे जो तैनाती बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ। ऐसा कितना कितना स्टेप माने भाग है, माने लेयर्स मन नहीं माने कितना ये जो कैसे बोलूँ मैं, कितने सारे अलग अलग तो मेन जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस है। इंडियन आर्म फोर्सेस में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स आती है। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस को हर वक्त रेडी रहने के लिए अगर वो उनको हम तैनात कर दें चारों तरफ, तो वो रेडी नहीं रह सकते, बिकॉज उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए हमारी कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई गई, जैसे अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ, और भी बाकी सीएपीएफ हैं, जैसे अपने सीआरपीएफ हो गए जो इंडस्ट्रीज़ को, सीआईएसएफ हो गए इंडस्ट्रीज़ के लिए, अपने एसएसबी हो गए सीमा सुरक्षा बल, उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए। तो इन तरीके के पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बनाए गए जो कि पीस टाइम में अपने सरहदों को वो गार्ड करते हैं। और जब वॉर टाइम होता है उस टाइम इंडियन आर्म फोर्सेस अपने आप को मोबिलाइज करता है और जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने आप को सेट करता है। आपका जब कश्मीर में पोस्टिंग हुआ उसके बारे में बताइए। कश्मीर में जब मेरी पोस्टिंग हुई उस वक्त जून 2015 था, और कश्मीर की उस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो था वो ठीक था, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं था। लेकिन अक्टूबर 2015 से इसमें चेंजेस आने लगे। जो बॉर्डर पे क्लैशेस हैं जो अपने एलओसी पर, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगे, और एलसी पे भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट और ये सब दिखने लगा, और एवरीडे फायरिंग शुरू हो गई। तो थोड़ा माहौल चेंज होना शुरू हो गया। आपको डर लगा था जब आपका पोस्टिंग हुआ था कश्मीर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम लोगों को ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि वो डर नाम की चीज़ ख़त्म हो जाती है। बिकॉज एज एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी हमको यही सिखाया जाता है दैट यू हैव टू लीड योर ट्रूप्स। अगर मैं डर जाऊंगा तो मेरे कोई भी जवान आगे नहीं जाएंगे।
तो मुझे हर तरीके से उनके लिए एक रोल मॉडल बन के रहना है, उनके लिए एक आइडियल बन के रहना है, ताकि वो मुझे फॉलो करें। तो इसलिए ये जो डर वाली चीज़ है ये ख़त्म हो जाती है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब मैं कश्मीर में था तो कम से कम 25-30 दिन तो मैं कब्रिस्तान में सोया हूँ कब्र के साथ। तो वो डर वर की बात ही ख़त्म हो जाती है, और वो भी अकेले। तो ये सब चीज़ रहता नहीं है। और जहाँ तक कश्मीर की बात है तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, और बहुत हेल्पफुल भी हैं। और लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पुराने, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, वो मतलब आज भी शायद हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जिनको हम ओवरग्राउंड वर्कर्स बोलते हैं, OGWs। तो उनको हम पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं, और उन पे बहुत कड़ी नज़र हमारी होती है, इंडियन आर्मी की बहुत कड़ी नज़र होती है। वो उनको हर वक्त मॉनिटर करते रहते हैं, तो उनका कोई भी मूव हमको समझ में आ जाता है। और अभी लेकिन जब से ऑप सद्भावना शुरू हुआ वहाँ पर, और विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स के ऑपरेशन शुरू हुए, तो ये सब चीज़ों में बहुत चेंज आने लगे। जो लोकल यूथ्स आज के हैं कश्मीर में और जो पहले के थे, उनमें बहुत फ़र्क है। बिकॉज जो लोकल यूथ्स हैं आज, उनको इंडियन आर्मी के वजह से नौकरियां भी मिल रही है, उनको बसाया भी जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा रही है। तो इस हिसाब से जो पहले के यूथ्स थे और आज के यूथ्स हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। मैं जब अपने यूनिट में मैं RR में था, तो मैं 15 अगस्त भी मनाता था, 26 जनवरी भी बनवाता था, और सारे गांव वाले हमारे पास आते थे, हमारे साथ जन गण मन गाते थे, वंदे मातरम गाते थे, और देश का नारा लगाते थे। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती थी कि हमारे वजह से, इंडियन आर्मी की वजह से ये जो चेंज आ रहा है वो दिख रहा है। क्योंकि हम पूरे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये अपने स्कीम्स आती थी, जैसे हर घर जो सिलेंडर वाला जो योजना है, और सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन वाला, रोड्स कंस्ट्रक्शन वाला, तो इन सब में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और गांव वालों को दिलवाया, और उनके स्कूल्स तैयार कराए, जिसकी वजह से उनके मन में भी ये चीज़ हुई कि नहीं, जो हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो हमारे लिए ही हैं यहाँ पर। और इसकी वजह से उनमें बहुत चेंज आया, और उन्होंने हमारा हर तरीके से सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैंने भी बहुत सारे ऑपरेशन वहाँ पे किए, बहुत सारे रिकवरीज मैंने की वहाँ पर, और मेरी टीम ने बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म किया। तो इट वाज एन अचीवमेंट एक्चुअली। ये जो वहाँ पर जो टेररिस्ट कश्मीर में जो स्लीपर सेल्स बनकर रहते हैं, वो क्या इंडिया के हर जगह ऐसे ही रहते हैं? देखिए, ये जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी है। जो ISI, जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत एक्टिव है, और इसकी वजह से जो स्लीपर सेल्स हैं वो मतलब आई कैन नॉट से परफेक्टली, मतलब लेकिन है हर जगह पाकिस्तानी स्लीपर सेल्स रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक होता है। तो इसके लिए हमको चाहिए कि जो ख़ास के जो कश्मीर में जो सिचुएशन है, या जो नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन अभी आप देख ही रहे हो, पूरा मणिपुर जल रहा है, तो इसमें हम लोगों को ये चाहिए कि जो यूथ हैं आज के जो युवा पीढ़ी है, उनको अपने साथ लेकर के चलें। अगर हम उनको अपने साथ लेकर के चलेंगे तो वो खुद ही इन्फॉर्मर का काम करेंगे, वो खुद ही आपको बताएंगे कि ये हमारे देश में गलत हो रहा है, और उससे हम उनको जल्दी से जल्दी रोक सकते हैं। बिकॉज अगर आप अपने दुश्मन को जानते हैं तो हाफ द बैटल इज़ वन। इफ़ यू नो योर एनिमी, हाफ योर बैटल इज़ वन। इट इज़ वेरी करेक्ट। तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, आपको युवाओं को अपने साथ ले करके चलना पड़ेगा, और वही हमारे देश की ताकत है। आपको क्या लगता है कि आर्मी पहले जब हमारी आर्मी थी, जब ताश पे अटैक हुआ, उस समय इंडिया की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? इंडियन आर्मी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडियन आर्मी ने जितने भी लड़ाई लड़ी है वो अपने जवानों के दम पे लड़ी है। ठीक है, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रही है वैसे वैसे हमारे पास नए इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी भी आ रहे हैं, तो उसके साथ हम और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, और भी ज़्यादा एम्पावर हो रहे हैं। लेकिन इंडियन आर्मी इवन जब चाइना से भी लड़ाई हुई थी
ऑल्दो हमारे पास उस वक्त कुछ भी नहीं था, बिकॉज इंडिया उस वक्त उतना डेवलप्ड नहीं था, लेकिन तब भी एक एक जवान ने कई कई चाइनीज़ को न्यूट्रलाइज किया और देश में घुसने नहीं दिया। तो हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो जज्बे के ऊपर लड़ते हैं। हम वो लड़ाई अपने जैसे बाकी देश लड़ते हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल, ये लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ते हैं। इंडियन आर्मी कम्प्लीटली अपने जवानों पर भरोसा करती है। टेक्नोलॉजी इज़ एन एम्पावरमेंट, लेकिन जो हमारा अभी भी जो इथोस है वो डिपेंड करता है अपने जवानों पर, अपने ऑफिसर्स पर, जिससे हम डट कर लड़ते हैं। आपने जो कश्मीर में ऑपरेशन किया था उसके बारे में बताइए। मेरा ऑपरेशन ऑप अल्लाह पीर 12 सितंबर 2016 को ये ऑपरेशन हमने अंजाम दिया था। इसमें सेक्रेटेरिएट, जो पुंछ की सेक्रेटेरिएट है, उस पर अटैक हुआ था और उसके बगल में ही 93 ब्रिगेड इंडियन आर्मी की थी, जो कि एक टैक्टिकल हेडक्वार्टर थी, और साथ में ही पुलिस का हेडक्वार्टर भी था। तो पुंछ में एंट्री करना बहुत टफ नहीं है, क्योंकि वहाँ इतने सारे नदी नाले हैं, तो वहाँ से इनके लिए एक इजी एक्सेस है। ऑल्दो आर्मी ने और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत उस पर फोकस दिया है और उसको सील करने की कोशिश की है, बट स्टिल कुछ पॉइंट्स है जहाँ से दे कैन इन्फिल्ट्रेट। तो इत्तेफाक से मैं उस दिन अपने आर्मी के हेडक्वार्टर में था, मैं अपने पोस्ट से नीचे आ रखा था। तो सुबह में मुझे और मैं अपनी टीम के साथ आया हुआ था, कुछ हमारा ऑपरेशनल कमिटमेंट था, जिसकी वजह से मैं अपने हेडक्वार्टर में आ रखा था यूनिट के। तो सुबह 7 बजे मुझे एसएसपी का कॉल आता है पुलिस हेडक्वार्टर से कि अल्तमश आप जल्दी आ जाओ, बिकॉज दे न्यू कि मैं वहाँ पर रियर एरिया का कंपनी कमांडर हूँ एंड आई हैव ऑल दी रिसोर्सेज। सो ही कॉल्ड मी एट दैट टाइम कि एक अटैक हुआ है और आप अपने टीम को लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई जस्ट इन्फॉर्म माई सीओ कि कर्नल मुकुंदन वॉज देयर। आई इन्फॉर्म माई सीओ कि मैं अभी इस ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ and I am taking my team along. So my CEO also got ready and he also accompanied me with his troops, with his core team. जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि एक पुलिस का जवान शहीद हो चुका था और एक एसआई पुलिस के जो एसओजी ग्रुप के थे, उनको भी गोली लगी थी इस दौरान। उसके बाद हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने स्विफ्ट एक्शन दिखाते हुए उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया और ये टोटल 8 फॉरेन टेररिस्ट थे जो इंटर हो गए थे पुंछ में, और इनका जो टारगेट था दैट वाज पुलिस हेडक्वार्टर एंड द ब्रिगेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने पुंछ सेक्रेटेरिएट को कम्प्लीटली कॉर्डन किया और ये पूरा ऑपरेशन 60 आवर्स का चला नॉन स्टॉप, और इसमें हम लोगों ने टोटल 8 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया। आपको कभी गोली लगी है? मुझे तो नहीं लगी, और बाय गॉड ग्रेस मेरे जितने भी जवान थे उनको भी हमने क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि हमने इस तरीके से तैयार करके रखा था कि सभी सेफ थे और हम कंप्लीट 100% जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे और सेफली ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये जो टेररिस्ट आते हैं बॉर्डर, कश्मीर का बॉर्डर पार करके हो, या जो बांग्लादेशीज इंडिया में आते हैं बांग्लादेश का बॉर्डर पर के, बॉर्डर पर तो कड़ी तैनाती होती है, उसके बाद भी कैसे ये लोग एंटर कर जाते हैं? देखिए, ये जो ख़ास के कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट में जो टेरेन्स हैं, जो नेचुरल जो ज़मीन की जो बनावट है वो इस तरीके की है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है। कहीं पर नाला जा रहा है, कहीं पे स्टीप क्लिफ है, कहीं पर गड्ढा है, तो उसमें हर जगह आप फेंसिंग नहीं कर सकते। फेंसिंग मैक्सिमम जगह पर है, लेकिन कुछ ना कुछ जगह छूट जाती है, बिकॉज
वहाँ पे थिक वेजिटेशन है या कुछ इस तरीके का है। पहले की बहुत सारी माइंस जो 1947 में बिछाई गई थी वो सब पड़ी हुई है, तो उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस वजह से वहाँ पर हम विथ विजुअल कांटेक्ट हम उसको कवर करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान क्या करती है या हमारे एडवर्सरी कोई भी करते हैं, वो कवर फायर देते हैं। कवर फायर में इतनी ज़्यादा वो शेलिंग और फायरिंग करते हैं कि उस टाइम हमको अपने आप को भी सेव करना रहता है और उनको जवाब देना पड़ता है। तो उस टाइम का फ़ायदा उठा करके एक या दो इस तरीके से ये क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। आपने सुना भी होगा बहुत सारे इन्होंने टनल्स भी बना रखे हैं जो लगातार आर्मी और बीएसएफ मिल करके उसको उस हाइड आउट्स को आइडेंटिफाई करती है और उसको क्लोज करती है। तो इनके बहुत सारे टैक्टिक्स हैं वहाँ पर जो यूज़ करके ये ऐसा काम करते हैं। अभी तो डिपोर्ट भी किया जा रहा है बांग्लादेशीज को। हाँ, और ये जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, अमेरिका भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है या रशिया भी सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत सारे देश इंडिया को, इजराइल भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है। उसके बारे में क्या, अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो चाइना अटैक कर सकता है हम पर? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और आपको पहले भी पता होगा कि दुनिया जो है पोलराइज्ड हो रखी है। एक तरफ अमेरिकन पावर है और दूसरी तरफ रशियन पावर है। अभी नया जो अपराइजिंग है वो चाइना का है, अपार्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियंस। अभी जो चाइना अपने, क्योंकि हर तरीके से वो आपने सुना होगा 6th जनरेशन की भी स्टेल्थ फाइटर उन्होंने तैयार कर ली है। तो ये एक नया लाइक चेंज आ रहा है पूरे सिस्टम में। सो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इस पे टिप्पणी करना सही नहीं होगा। इसको अब इंडिया की जो रिलेशंस है सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छी है, किसी के साथ ख़राब नहीं है एक्सेप्ट फॉर आवर ओन एडवर्सरी, किसी के साथ ख़राब नहीं है। तो बिकॉज इंडिया एक डिप्लोमेटिकली बहुत साउंड कंट्री है और हर से अपना रिलेशन बना के रखती है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन अभी आगे क्या होने वाला है वी नेवर नो, बिकॉज इट इज़ वेरी डायनामिक। अभी जो सिचुएशंस जा रही है बहुत डायनामिक है, तो इस पर कमेंट करना हमारे लिए सही नहीं होगा। ये पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में? मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो मिल के रहें और साथ में रहें और मिलजुल कर चलें, सबको देशवासी को हिंदुस्तानी मानें। और ये जो स्ट्रेंथ अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमको कोई दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसके साथ ही मैं भावजीत को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने हमें टाइम दिया और अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जय हिंद। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें थोड़ा सा टाइम देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।